हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैक पर। आई नो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है वीडियोस अपलोड होने में, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना ऐसे क्वेश्चंस लाए जाएं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैं यहाँ पे वो ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ताकि आप उन्हें आप आराम से समझ सकें और कैसे करना है उन क्वेश्चंस को ये भी समझ सकें। तो यहाँ पे है BSKG 178 इग्नू स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, जैसे प्राचीन भारतीय गणतंत्र का परिचय देते हुए बौद्ध साहित्य का वर्णन कीजिए, या फिर प्राचीन भारतीय गणतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बौद्ध साहित्य महापरिनिब्बाण सुत्त एवं अंगुत्तर निकाय पर प्रकाश डालिए। अब इसे करना कैसे है, सबसे पहले देना है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है कि जो प्राचीन भारत में शासन की दो प्रमुख व्यवस्थाएं थी, कौन थी? पहले था राजतंत्र और दूसरा था गणतंत्र। अब राजतंत्र में भाई क्या है, इसके अंदर क्या होता था, शासन कैसे चलता था, एक व्यक्ति के हाथ से चलता था। एक व्यक्ति जो राजा होता था वही सब कुछ करता था। लेकिन जो गणतंत्र था, गणतंत्र में क्या होता था, जो एक व्यक्ति से ज़्यादा लोग होते थे इसके अंदर, वो लोग जो शासन चलाते थे, मतलब कि जो समूह होता था गणतंत्र के अंदर, वो था जो शासन चलाने वाला होता था। ठीक है ना। ये क्या क्या करते थे, ये समूह के अंदर विचार विमर्श करते थे, सहभागिता होने पर वह उस कानून को लागू भी कर देते थे। ठीक है ना। बौद्ध साहित्य विशेषकर महापरिनिब्बाण सुत्त और अंगुत्तर निकाय में इन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है, इसलिए हमें इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगला क्या लिखना पड़ेगा हमें कि गणतंत्र का अर्थ, उत्पत्ति और स्वरूप उसका कैसा था। तो देखो, सबसे पहले अर्थ समझते हैं। ये जो गणतंत्र है ये दो शब्दों से बना है, गण और तंत्र। गण का मतलब क्या होता है, गण का मतलब होता है समूह। ठीक है। और जो तंत्र है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शासन। ठीक है। तो ये इन दो शब्दों से मिलकर बना है। हमने इसका शब्दार्थ सीख लिया। अब परिभाषा इसकी क्या है, जो समूह द्वारा संचालित शासन है, इसमें क्या होता है, सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास ना होकर कई व्यक्तियों के पास होती है, जो मिलकर राज्य के संचालन से संबंधित निर्णय लेते थे। ठीक है ना। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। अगला है क्या है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। जो प्राचीन भारतीय गणतंत्रों की उत्पत्ति जो हुई थी वो क्या हुई थी, वैदिक काल के पश्चात मानी जाती है जो इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है ना। अब हम इसका स्वरूप देखते हैं। स्वरूप इसका मतलब इसका रूपरेखा कैसी है। जो प्राचीन भारतीय गणतंत्र का स्वरूप संगठित, अनुशासित और व्यवस्थित है। यानी कि जो इसका जो रूप है वो कैसा है, संगठित है, संगठित, अनुशासित और कैसा है, व्यवस्थित है। ठीक है। इसका जो रूप है ये इस तरीके का है। ठीक है ना। अब हम आगे देखेंगे कि प्राचीन भारतीय गणतंत्र की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा है। हम चार, इसका जो स्ट्रक्चर है इन चारों पे डिपेंड करता है। ठीक है। पहला है गण। गण के बारे में क्या पढ़ेंगे, गण उस समूह को कहा जाता था जिसमें गणराज्य के सदस्य शामिल होते थे। जो इसके जो सदस्य थे, जो इसमें शामिल होते थे, उसको क्या कहा जाता था, गण कहा जाता था। जो गणतंत्र जो प्रणाली के जो सदस्य होते थे, जो यहाँ शामिल होते थे, उसे गण कहते थे। अब सभा, सभा क्या है, सभा गणराज्य की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। इसमें सभी गण सदस्य भाग लेते थे। इसमें क्या होता था, जो ये सदस्य थे ये इसमें भाग लेते थे इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर भाग लेते थे और क्या करते थे, और राज्य के महत्वपूर्ण मामलों जैसे युद्ध, शांति, कर व्यवस्था और प्रशासनिक निर्णयों पर चर्चा की जाती थी। जो निर्णय होते थे उन पर चर्चा की जाती थी, उन पे क्या की जाती थी, चर्चा। ठीक है, चर्चा की जाती थी। अब आगे क्या है, परिषद। परिषद क्या है, परिषद के बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि परिषद एक छोटी और विशिष्ट संस्था थी जिसमें क्या होता था कि अनुभवी और योग्य सदस्य शामिल होते थे। कौन से लोग शामिल होते थे इसके अंदर, जो अनुभवी होते थे, अनुभवी, और क्या होते थे, जो योग्य होते थे, वही लोग इसमें शामिल होते थे। ठीक है ना। इसका कार्य क्या था, प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करना और परिषद सभा के निर्णयों को लागू करना। यानी कि जो इसके जो निर्णय थे और सभा के जो निर्णय थे, परिषद सभा के निर्णयों को लागू करती थी। ये क्या करती थी, इसके जो निर्णय लेते थे वो लागू करते थे। ठीक है ना। अब अगला क्या है, अध्यक्ष या प्रधान। जो गणराज्य में एक अध्यक्ष या प्रधान का चयन किया जाता था, जो सभा और परिषद के कार्यों का संचालन करता था। यानी कि इन दोनों का जो कार्य था उसको संभालता था। कौन संभालता था, एक अध्यक्ष या फिर प्रधान, वो इन दोनों के कार्यों को संभालता था। लेकिन इसका भी चुनाव जो होता था, वो जो इसका चयन जो होता था वो चुनाव के द्वारा किया जाता था। ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं, प्राचीन भारतीय गणतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहला क्या है, सामूहिक शासन व्यवस्था। ठीक है, हम इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। सामूहिक शासन व्यवस्था क्या है, जहाँ पे
क्या होता था कि गणतंत्र में शासन किसी एक व्यक्ति के हाथ में तो ना नहीं होता था, ठीक है, ना एक व्यक्ति के हाथ में होता था, बल्कि इससे सत्ता का दुरुपयोग होने की जो क्या थी संभावना बढ़ जाती थी। तो इससे क्या होता था कि अब जब समूह में जो निर्णय लिया जाता था तो इससे क्या होता था कि जो इसकी जो कमी थी, इसका जो दुरुपयोग था, वो उसकी संभावना कम हो जाती थी और निर्णय अधिक संतुलन और न्यायपूर्ण होता था। अगला क्या है, सभा प्रणाली का महत्व। सभा गणराज्य का मुख्य अंग थी, है ना, जहाँ सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती थी। सभा के माध्यम से ही शासन की दिशा निर्धारित होती थी, इसलिए इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसका जो है ये क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है, इसका महत्वपूर्ण स्थान है इसका, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है परिषद का अस्तित्व। अब ये परिषद का अस्तित्व क्या है, देखो इसमें समझने की बात है कि सभा के अतिरिक्त परिषद भी होते हैं, ठीक है। जो सभा होता है उसके जो लोग होते हैं वो अतिरिक्त ज़्यादा भी होते हैं, जो प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करती थी, ठीक है। यह संस्था शासन की कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है, यानी कि ये क्या करती है कि जो सभा है उसके जो कानून जो भी काम करती है उसको लागू करने का काम करती है, उसको संभालने का काम करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखेंगे निर्वाचन प्रणाली। अब निर्वाचन प्रणाली क्या है, निर्वाचन प्रणाली को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जो गणराज्य के विभिन्न पदों पर व्यक्तियों का चयन चुनाव द्वारा किया जाता था, इससे योग्य और सक्षम व्यक्ति को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता था। ये निर्वाचन प्रणाली के अंदर आ जाता है। हमें इन पॉइंटों के मतलब पता होने चाहिए। अगर हमें इन पॉइंटों के मतलब पता होंगे तो सिर्फ तुम पॉइंट याद करके चले जाओ और एग्जाम में पॉइंट्स लिख के आ जाओ, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, बस आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है कि इन पॉइंट्स को अपनी कॉपियों में लिखें और इन पॉइंट्स को याद करें, उनका मतलब याद करें और आप अपने एग्जाम में लिख के आ जाएं, आपको नंबर आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अध्यक्ष या प्रधान का चयन। अब अध्यक्ष या प्रधान का चयन कैसे होता है। गणराज्य में एक अध्यक्ष या प्रधान का चयन किया जाता था जो शासन के कार्यों का संचालन करता था। ये वह पद थे, जब क्या था कि यह पद भी चुनाव के माध्यम से प्राप्त होता था। जो अध्यक्ष या प्रधान का जो पद होता था ये भी किससे प्राप्त होता था, चुनाव से प्राप्त होता था। नियम और कानून का पालन, जो विशेषता है, छठी विशेषता है वो है नियम और कानून का पालन। गणराज्यों में नियम और कानून का विशेष महत्व था। सभी सदस्यों को इनका पालन करना अनिवार्य होता था, जिससे अनुशासन और व्यवस्था बनी रहती थी, ठीक है। नेक्स्ट है सातवीं विशेषता है समानता का सिद्धांत। अब इसमें क्या है कि गणतंत्र में सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते थे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने बात रखने और निर्णय में भाग लेने का अवसर मिलता था। यहाँ मैंने शॉर्ट में भी एक्सप्लेन कर दिया है, आप इन सबको भी पढ़ के समझ सकते हैं कि हाँ इन पॉइंट्स का मतलब क्या है। न्याय व्यवस्था कैसी होती है गणतंत्र के अंदर या गणराज्य के अंदर। गणराज्यों में न्याय की उचित व्यवस्था होती थी। विवाद को निष्पक्ष मतलब कि बिना किसी भेदभाव के सुलझाया जाता था। नवा है सैन्य संगठन। अब गणराज्य के अंदर सैन्य संगठन कैसे होते थे, उनके पास क्या होता था कि अपनी सेना होती थी जो राज्य की रक्षा करती थी। स्वायत्ता क्या थी, स्वायत्ता गणराज्य में कैसी थी, गणराज्य स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेते थे और किसी अन्य राज्य के अधीन नहीं होते थे, ठीक है ना। अब महापरिनिब्बाण सूत्र में गणतंत्र का स्वरूप क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा या फिर थोड़ा सा मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि यह क्या है। महापरिनिब्बाण सूत्र बौद्ध साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के अंतिम समय का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये इसका मोटा मोटा परिचय है। महापरिनिब्बाण क्या है, एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का जिसमें क्या कहा गया है कि भगवान बुद्ध के अंतिम समय का, उस समय के राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि सात अपरिहार्य धर्म, 7 कंडीशन ऑफ वेलफेयर, ये क्या है, इसको हम थोड़ा समझेंगे कि जो 7 कंडीशंस थी वो वेलफेयर की, उसको हम समझेंगे। पहला क्या है, नियमित सभा का आयोजन। गणराज्य के सदस्य समय समय पर सभा करते थे जिससे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार होते रहते थे, ठीक है। कि एक टाइम पे नियमित सभा का आयोजन, मतलब कि हर एक समय पे क्या होता था, एक आयोजन होता था। नेक्स्ट है सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया। क्या होती थी कि निर्णय सभी सदस्यों की भागीदारी के लिए जाते थे, ठीक है ना। जो निर्णय थे वो सभी सदस्यों की भागीदारी से लिए जाते थे जिससे निष्पक्षता और संतुलन बना रहता था। मतलब सामूहिक निर्णय, सभी की जो बातचीत थी, सभी की बातें सुनी जाती थी। एकता और संगठन, गणराज्य के लोग एकजुट होकर कार्य करते थे जिससे उनकी शक्ति बढ़ती थी, ठीक है। परंपराओं का पालन क्या था, वे अपने प्राचीन नियमों और परंपराओं का सम्मान करते थे जिससे शासन में स्थिति और निरंतरता बनी रहती थी। बुजुर्गों का सम्मान करते थे वो उस टाइम पे, महिलाओं का सम्मान करते थे,
ठीक है। धार्मिक स्थलों का आदर करते थे कौन? बौद्ध धर्म के लोग। अनुशासन और व्यवस्था कैसी थी उनकी? समाज में अनुशासन बनाए रखा जाता था, जिससे शासन सुचारू रूप से चलता था और अव्यवस्था नहीं फैलती थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे अंगुत्तर निकाय में गणतंत्र का स्वरूप। अभी हमने एक ग्रंथ का पढ़ा, अब दूसरे ग्रंथ का पढ़ते हैं। अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये भी, जिसमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषयों का वर्णन मिलता है। इसमें गणराज्य की संरचना, कार्यप्रणाली और उनके संगठन के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है। अब क्या है कि इस ग्रंथ में गणतंत्र को एक ऐसी प्रणाली के रूप में दर्शाया गया है जिसमें संगठन, अनुशासन और सहभागिता का विशेष महत्व होता है। यानी कि बौद्ध धर्म के हम दो ग्रंथों के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें गणराज्य के बारे में साफ साफ समझाया गया है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट बढ़ता है गणों का संगठन। इस ग्रंथ के अंदर गणराज्य के बारे में क्या क्या बताया गया है? तो पहला पॉइंट है गणों का संगठन। इसमें क्या है कि गणराज्य के विभिन्न समूह संगठित रूप से कार्य करते थे, जिससे शासन अधिक प्रभावी और मजबूत बनता था। ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? सभा का सर्वोच्च स्थान। सभा को शासन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है, जहां सभी प्रमुख निर्णय लिए जाते थे। कहां पे? सभा में। ठीक है, इसमें लिए जाते थे। अब सभा सदस्यों की भागीदारी क्या होती थी? जो सभी सदस्य थे उनकी क्या भागीदारी होती थी? हर सदस्य को शासन में भाग लेने का अधिकार था, जिससे लोकतांत्रिक भावना विकसित होती थी। यानी कि हर कोई सभा में भाग ले सकता था। निर्णय प्रक्रिया क्या होती थी? जब निर्णय लिया जाता था उसमें क्या प्रक्रिया होती थी कि निर्णय विचार विमर्श और सामूहिक सहमति से लिए जाते थे, जिससे वे अधिक प्रभावी और स्वीकार्य होते थे। आप अब देख रहे हो कि शुरू से लेकर आखिर तक हम एक ही तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं, बस पॉइंट्स थोड़े से अलग हो रहे हैं। तो आपको सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं, चीज़ें आपको सेम लिख देनी है, कोई टेंशन नहीं है, नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगला पॉइंट पढ़ेंगे पांचवा, अनुशासन का पालन। सभी सदस्यों को नियमों का पालन करना होता था, जिससे व्यवस्था बनी रहती थी। ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होती थी? प्रशासन को सुव्यवस्थित और नियंत्रित रखा जाता था, जिससे शासन सुचारू रूप से चलता था। यानी कि तरीके से प्रशासन को व्यवस्थित करके रखा जाता था। ठीक है, और नियंत्रित कर रखा जाता था। सातवां पॉइंट क्या है? नैतिक मूल्यों का महत्व क्या है? शासन में नैतिक और धर्म को विशेष महत्व दिया जाता था, जिससे समाज में शांति और स्थिरता बनी रहती थी। नैतिक मूल्य जो हमें करने जरूरी है। ठीक है। इस प्रकार क्या होता था कि अंगुत्तर निकाय में गणतंत्र को संगठित, अनुशासित और नैतिक आधार पर चलने वाली शासन प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रमुख गणराज्य के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे प्राचीन भारत में वज्जी संघ, लिच्छवी, शाक्य और मल्ल जैसे कई गणराज्य थे। ठीक है ना। भारत में जैसे जैसे मैंने बताया कि भारत में कौन कौन से थे? वज्जी संघ, लिच्छवी, शाक्य और मल्ल जैसे कई गणराज्य थे, जिन्होंने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया और उसे सफलतापूर्वक संचालित किया। और ये लास्ट में आप निष्कर्ष जरूर लिखें, ये जरूरी होता है। पूरे क्वेश्चन का निचोड़ यहाँ पे लिखना होता है, इसके भी नंबर मिलते हैं आपको। ठीक है। तो इसी के साथ आपकी वीडियो खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल फैला दो बच्चों, ताकि ये वीडियो वायरल हो जाए। और जो भी आपको वीडियो चाहिए, जिस तरह की भी वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ, तो आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। और डेली वीडियोज़ आएंगी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके और भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।